तो क्रोमोसोम की संख्या 40 थी, उसके अंदर थ्रू आउट अभी तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 5 पिकोग्राम जो है वो आपका 10 पिकोग्राम में बदल जाता है, क्योंकि एस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, साथ में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है। ग्रोथ फेज 2 के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, साथ में फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो व्हाट यू टू कीप इन माइंड, हर एक अवस्था के अंदर जो जो परिवर्तन हुए उनको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन को पूछते हैं, 5 पिकोग्राम वाला क्वेश्चन ये लोग अवश्य पूछते हैं। दूसरा, सिंथेटिक फेज में से क्वेश्चन पूछते हैं। अब आता है हमारे पास में कि G2 प्रवस्था के अंदर यदि G2 को काइनेज मिल गया तो ये M फेज में चला जाएगा, और अगर M फेज में नहीं गया तो ये शांत हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन पॉइंट आ जाता है, शांत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा अगर उसको U प्रोटीन मिल जाता है। अब आप देखिए कि ये जो हमारी जीवन थी इसके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, कोई इनहिबिटर संदमक आ गया, तो फिर ये G1 फेज जो होता है वह G0 फेज में चला जाता है। यानी कि यहां पर तो कोशिका का विभाजन ही बंद हो जाएगा, टोटली रेस्ट्रिक्टेड, अवरुद्ध बिंदु बन जाएगा। यहां पर तो हम यूज कर रहे हैं वर्ड क्वेश्चन स्टेज का, और यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं अवरुद्ध बिंदु का। ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है शांत प्रवस्था में से बना था। अब हम आ गए इधर M फेज में। M फेज में आने के बाद आप देखेंगे कि क्या क्या होगा। लेट अस सी। M phase. So this is your M phase. M phase और इंटरफेज दोनों मिलकर न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं, कैरियोकाइनेसिस करते हैं। क्योंकि कोई भी सेल जो होती है उसका जब डिवीजन होता है तो 2 घटनाएं होती हैं। एक कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि केंद्रकीय विभाजन, और दूसरा कहलाता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस के अंदर 2 स्टेप्स विल बी देयर, I+M, याद रख लेना, NCERT बोलती है। अब ये है हमारे पास में M फेज। M फेज के अंदर सेल डिवीजन होगा। अब ये सेल डिवीजन जो होगा वो कैसा होगा? Let us talk about it. We have got it, cell division here. कोशिका विभाजन कितनी प्रकार का होता है? 3 प्रकार का कर देते हैं। एक कहलाता है एमाइटोसिस, जिसे हम लोग असूत्री विभाजन कहते हैं। इसके बारे में रॉबर्ट रीमेक ने बताया था। रॉबर्ट रीमेक ने बताया था। इसके अंदर तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है, नो स्पिंडल फॉर्मेशन, तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है। एंड डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो नॉट प्रोड्यूस्ड, डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स आर नॉट प्रोड्यूस, यानी कि सुस्पष्ट गुणसूत्रों का निर्माण भी नहीं होता है। रॉबर्ट रीमेक ने एम्ब्रियोनिक चिक के अंदर इसका अध्ययन किया था। एम्ब्रियोनिक चिक के अंदर आप देखिए बैक्टीरिया के अंदर एमाइटोसिस होता है। तो एग्जाम्पल कौन हो गया? बैक्टीरिया। इसी के अंदर प्रोटोजोन्स भी होते हैं। प्रोटोजोन्स के अंदर भी एमाइटोसिस होता है, हालांकि वो होता है क्रिप्टोमाइटोसिस। तीसरा नंबर जो हमारे पास में है दैट इज योर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्ब्रियोनिक
मेम्ब्रेन ऑफ मैमल्स, उनके अंदर भी ए माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। याद कर लेना, ये एम्ब्रियोलॉजी में काम में आ सकता है। नंबर चौथा पॉइंट, डिसीज्ड टिश्यू, डिसीज्ड टिश्यू यानी कि रोगग्रस्त ऊतक। और 5 नंबर, इन कार्टिलेज सेल्स, उपास्थल कोशिकाओं के अंदर हमको ए माइटोसिस देखने को मिलता है, जिसमें स्पष्ट तर्कतंतुओं का निर्माण नहीं होता है और स्पष्ट गुणसूत्रों का निर्माण भी नहीं होता है। तर्कतंतु तो बनते ही नहीं है। अब ये पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने और ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर होता है। क्वेश्चन बन चुका है इनमें से। ओके, नाउ द सेकेंड नंबर ऑफ डिवीजन इज योर माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है इसको हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, अभी बात करेंगे अपन लोग। और तीसरा होता है मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो है होता है। अब हम सबसे पहले आपको माइटोसिस समझाने जा रहे हैं। सिंपल से स्टेप्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ इवेंट्स को याद करिए कि कौन सा इवेंट कौन से चरण में होता है। ओके, अब ये रहा हमारे पास में माइटोसिस। माइटोसिस को यदि आप देखोगे तो हमने कहा कि इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस के बारे में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने बताया था, स्ट्रासबर्गर ने। और कहाँ अध्ययन किया था? मूल के शीर्ष की कोशिकाएं, रूट टिप सेल्स में अध्ययन किया था। एक्चुअली वी कैन से दैट द माइटोसिस अकर्स इन द मेरिस्टेमेटिक जोन। शूट अपेक्स में भी होएगा, प्ररोह शीर्ष के अंदर भी होगा और रूट अपेक्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। हम लोगों के अंदर ये जो उपकला होती है, एपिथेलियम होती है, वहाँ पर माइटोसिस देखने को मिलता है। हमारा डेवलपमेंट जायगोट से लेकर एंड तक फॉर 90 डेज जब होता है तो सारे डिवीज़न कौन से होते हैं? माइटोसिस ही तो होते हैं, जिसमें कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। माइटोसिस के अंदर अगर हम देखें तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सी सेल्स के अंदर होता है। तो आप कह दीजिए हर प्रकार की सेल्स में होता है, चाहे N हो, 2N हो, 3N हो। इवन अपनी किताब बोल रही है कि सोशल इंसेक्ट्स, सामाजिक कीटों की अगुणित कोशिकाओं के अंदर भी माइटोसिस होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है लॉन्ग बैक कि इन विच सेल्स माइटोसिस अकर। ओके, अब कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था कि जीवन अवस्था के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो रुक गया और फिर कभी चालू भी नहीं हुआ, तो हम कहते हैं वो G0 फेज में आ गया। जैसे कि हमारी शरीर की तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, क्या न्यूरॉन में विभाजन होता है? न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है। फिर अपन लेते हैं रेखित पेशी कोशिका, यानी कि स्ट्रिएटेड मसल सेल, रेखित पेशी कोशिका। तीसरा होता है हार्ट सेल। हार्ट सेल्स, हृदय की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। अगर विभाजन हो रहा होता तो समझ लो इस वक्त मेरा दिल कितना बड़ा होता, मेरे शरीर में नहीं समाता। चौथा पॉइंट, आरबीसी के अंदर भी विभाजन नहीं होता है। गॉट इट? याद करने की चीज है। अब माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। मैंने क्यों कहते हो साहब? कि सर देखो ये एक सेल है, चाहे वो N है, 2N है, 3N है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। हमने N ले लिया या 2N ले लिया, अब इसके अंदर एक माइटोसिस हुआ। तो एक माइटोसिस होने पर क्या होता है कि दो कोशिकाएं मिलती हैं, पुत्री कोशिकाएं। तो इन दोनों पुत्री कोशिकाओं में आपको
सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे जो कि पेरेंट के अंदर है। तो इसको बोलेंगे समसूत्री। इक्वल क्रोमोसोम होने की वजह से पेरेंट और डॉटर सेल में हम लोग इसको इक्वेशनल डिवीजन, समसूत्री विभाजन कहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि माइटोसिस के अंदर कितने चरण होते हैं। तो आंसर होते हैं 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये रहा हमारे पास में माइटोसिस। माइटोसिस को हमने 4 स्टेप्स के अंदर बांटा इन एम फेज। ये एम फेज का ही तो भाग है सारे के सारे। अब इधर कौन हो गया? प्रोफेज। फिर कौन हो गया? मेटाफेज। फिर कौन आया? एनाफेज। फिर कौन आया? टीलोफेज। अब हम न्यूक्लियस के अंदर पहुंच चुके हैं और न्यूक्लियस के अंदर हम देखेंगे कि प्रोफेज अवस्था में क्या होता है। से दिस इज योर न्यूक्लियस एंड आउटसाइड इट वी हैव गॉट इट साइटोप्लाज्म। ओके, अभी तक क्या हुआ है कि जो सेंट्रियोल था, ये सेंट्रियोल था कारक काय, उसका डुप्लीकेशन हो चुका है। ये रहा उसका डुप्लीकेशन। आई बात समझ में? अब प्रोफेज के अंदर क्या होता है? पतले पतले धागे होते हैं, ये रे। इन धागों को, अब इसमें ध्यान रखना कि प्रोफेज के स्टेप्स को लिख लो, मेटाफेज के, एनाफेज के, टीलोफेज के, जो मुख्य घटना उसको याद कर लो, आपका क्वेश्चन वहां से बन जाता है। तो प्रोफेज के अंदर पहला स्टेप जो होता है कि जो ये क्रोमेटिन होती हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स जो होते हैं, वह इस प्रकार से कुंडलित होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्लैक्टोनेमिक कॉइलिंग। एनसीईआरटी में नहीं है, प्लैक्टोनेमिक कॉइलिंग कहते हैं। धीरे धीरे इनके अंदर संघनन होता है बहुत तगड़ा, यानी कि कंडेंसेशन होता है, और फिर यह गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। तो ये गुणसूत्र बन गए और प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर कितने क्रोमेटिड होते हैं? 2। तो ये 2 क्रोमेटिड हमको देखने को मिल गए। ये 2 क्रोमेटिड हमको मिल गए। ओके, तो क्या हुआ? क्रोमेटिन से शुरू किया, गुणसूत्र बना के रख दिया, सेंट्रोल पहले से डुप्लीकेट हो चुका है। और जो तारक, जो न्यूक्लियोलस होता है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस जो होती है वह भी विलुप्त हो जाती है। धीरे धीरे ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये भी विलुप्त हो जाती है, और ये विलुप्त मैंने कर दी। तो अब आपके सारे क्रोमोसोम, सारे गुणसूत्र कहाँ आ गए? कोशिका द्रव्य में आ गए। डन। अब अपन आएंगे किसके ऊपर? मेटाफेज के ऊपर। मेटाफेज, मेटाफेज को यदि आप देखोगे तो क्या होगा? ये हमारी सेल है, उसके अंदर ये कोशिका द्रव के अंदर साइटोप्लाज्म में गुणसूत्र आ चुके हैं। मेटाफेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि समस्त गुणसूत्र जो होते हैं वो विषुवत रेखीय पट्टिका के ऊपर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं एम्फिटेलिक पोजीशन में। अब एम्फिटेलिक क्या होता है? ये रहा, ये एक गुणसूत्र जिसके अंदर 2 क्रोमेटिड मिल रहे हैं, ये दूसरा गुणसूत्र जिसके अंदर ये 2 क्रोमेटिड मिल रहे हैं, इधर ये तीसरा जिसके अंदर 2 गुणसूत्र मिल रहे हैं। आई बात समझ में? अब इसके पहले, और ये आपका दूसरा क्रोमोसोम, उसमें भी 2 क्रोमेटिड है, इधर भी ये है, ये रहा। तो अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये
सेंट्रोमियर जो होते हैं वो ऐसे हमको दिखाई देते हैं और ऐसे लगता है मानो कोई इक्वेटोरियल प्लेट विश्वतरेखीय पट्टिका उपस्थित है, मगर कोई पट्टिका नहीं है। दैट इज द प्लेट प्रोड्यूस ड्यू टू द सेंट्रोमियर। यह वह प्लेट होती है जो कि सेंट्रोमियर के द्वारा बनती है। ओके, अब हम चले कि भाई हमारे को सपोज करो हमारी कोई कायिक कोशिका ले ली हमने, सोमेटिक सेल ले ली। एक सोमेटिक सेल के अंदर हम लोगों के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम जो है हमको देखने को मिलते हैं। ये 46 क्रोमोसोम जो होते हैं दे गेट एक्यूमुलेटेड हियर। ये रे, अब मैं समझा रहा हूं आपको जो बच्चों के समझ में नहीं आता है। ये हमारे पास में सेंट्रोमियर है और ये एक गुणसूत्र है जो कि मेटाफेस प्लेट के ऊपर, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर सारे के सारे गुणसूत्र व्यवस्थित हो चुके हैं। गुणसूत्र का मॉर्फोलॉजी का अध्ययन, आकारिकी का अध्ययन चारों में से, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस में से और टीलोफेस में से कौन सी अवस्था में किया जाता है? तो आंसर होता है मेटाफेस में। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब इसके अंदर हमारे पास में ये कितने क्रोमोसोम हो गए? ये हो गए साहब 46। कितने हो गए? ये 46 हो गए। मेटाफेज अवस्था में इक्वेटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित होने के अलावा ये जो होता है, ये रहा, आ गया, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर और ये गोल वाली को बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीन की बनी हुई डिस्क पाई जाती है, ये डिस्क रही, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। अब क्या होगा? दूसरा इवेंट, घटना जो होगी कि ये सेंट्रियोल से निकलने वाले तर्कु तंतु जो होते हैं वह इस काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। दो घटनाएं दे रखी है उन्होंने एनसीईआरटी के अंदर। एक तो विश्वतरेखीय पट्टिका पर जम जाते हैं और तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स विथ काइनेटोकोर। ओके, अब क्या होगा? तो ये हमारी मेटाफेज खत्म हो गई साहब। अब ये हमने माना कि एनाफेज आया, ये एनाफेज है, मैं एंट्री कर गया, करेक्ट, संबंध स्थापित हो चुका है। अब क्या होगा? ये स्प्लिट होगा, लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होगा। हमारा गुणसूत्र जो है वह उदक रूप से तो वैसे पहले ही विभाजित हो चुका है, ऐसे और ये ऐसे, यानी कि ये यूं था, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों अब अलग होंगे। आ गया? इसका मतलब सेंट्रोमियर का विभाजन होगा। किसमें? एनाफेज में। सेंट्रोमियर डिवाइड्स। तो अब क्या हुआ बेटा कि ये टुकड़ा यूं हो गया और ये टुकड़ा यूं हो गया, ये टुकड़ा यूं हो गया और ये टुकड़ा यूं हो गया। ये आधा गुणसूत्र क्रोमोसोम में अब आपको एक क्रोमेटिड देखने को मिल रहा है और इस आधे वाले के अंदर आपको ये एक देखने को मिल रहा है। अब क्या होगा? ये यहां से बटेगा। कहां से बटेगा? यहां से बटेगा, यहां से आधा आधा हो जाएगा। तो अब ये जो गुणसूत्र यहां पर होगा तर्कु तंतुओं के द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, इट विल बी अट्रैक्टेड, इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द लेटरल वॉल। यानी कि ये गुणसूत्र हो गया और ये हो गया। अब ये टुकड़ा ये यहां चला गया और ये टुकड़ा जो है एक टुकड़ा यहां चला गया। पहले कितने क्रोमेटिड थे? 2। अब आधा कट गया तो एक में एक क्रोमेटिड चला गया और एक में एक क्रोमेटिड चला गया। इस मूवमेंट को, यानी कि सपोज करो ये गुणसूत्र है और ये विश्वतरेखीय पट्टिका थी, ये यहां से यहां गए, यहां से यहां गए। टोटल कितने थे? 46। 46 को अपन ने आधे कर दिए तो ऊपर की तरफ भी 46 जाएंगे और नीचे की तरफ भी 46 जाएंगे। अंतर क्या रहा? इसके अंदर 2 क्रोमेटिड थे, अब जो पोल की तरफ, ध्रुव की तरफ जा रहे हैं उसके अंदर केवल एक एक क्रोमेटिड ही देखने को मिलेगा। बात समझ आ गई? चलिए दोबारा, एनाफेज के अंदर गुणसूत्रों का ध्रुवीय अभिगमन होता है, यानी कि पोलवर्ड मूवमेंट होता है, पोलवर्ड मूवमेंट होता है। बट बिफोर दैट सेंट्रोमियर डिवाइड, ये सेंट्रोमियर का विभाजन हो रहा है, ये विभाजन हो गया।
तो आधा टुकड़ा इधर चला गया जिसमें केवल एक ही क्रोमेटिड है, और आधा टुकड़ा इधर चला गया जिसमें एक ही तो रहे तो क्रोमोसोम इधर भी 46 और इधर भी 46, लेकिन गुणसूत्रों क्रोमेटिड की संख्या तो अब एक एक हो गई। यानी कि पहले ये डायड था, अब ये मोनाड हो गया। डन। अब चले हम लोग टीलोफेज के ऊपर। प्रोफेज के अंदर जब मेटाफेज के अंदर एंटर करता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है कि काफी पूछा जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली कब विलुप्त होती है। तो अपनी किताब ने तो बोला कि प्रोफेज की अंतिम अवस्था के अंदर केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त हो जाती है, या अर्ली मेटाफेज में किताबें कहती हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टीलोफेज। तो ये हमारा क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम आगे साहब 46 में से प्रत्येक के अंदर क्रोमेटिड की संख्या कितनी, एक है, मोनाड है। और इधर भी हमारे पास में आ गया एक, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है 46 के बराबर है, यूँ मान लो आप तो, और ये भी 46 के बराबर है। तो हमारी जो पेरेंट सेल लेकर हम चले थे वो 46 की तो थी। अब टीलोफेज के अंदर क्या होगा, सारी गतिविधियां प्रोफेज के विपरीत होंगी। ऑल द एक्टिविटीज विल बी जस्ट लाइक दैट ऑफ प्रोफेज। तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज की अंतिम अवस्था में विलुप्त हुई थी वह बन गई, ये भी बन गई, और अब आपके पास में कितने न्यूक्लियस आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। यानी कि द्विक अवस्था, डुप्लेट स्टेज, यू हैव गॉट इट हियर। अब एक सेल में इस वक्त हमारे पास कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस हैं। कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस हैं। मैंने कि भाई साहब सेल तो एक ही है, आपको तो 2 बनानी है, और प्रत्येक सेल के अंदर गुणसूत्रों की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी की जनक के अंदर थी, तभी हम इसको जो है समसूत्री विभाजन कहेंगे। तो इन्होंने बोला कि सर देखो, मान लो यह प्लांट सेल है, क्या है ये, पादप कोशिका है। पादप कोशिका में जो ये 2 न्यूक्लियस होते हैं अभी एक ही सेल के अंदर उपस्थित, यानी कि हमारा कैरियोकाइनेसिस समाप्त हो चुका है, न्यूक्लियर डिवीजन समाप्त हो चुका है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं तो इन प्लांट सेल और इन एनिमल सेल कैसे होता है, तो प्लांट सेल के अंदर तो सेल प्लेट कोशिका पट्टी का फॉर्मेशन के द्वारा होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा होता है, संकीर्णन के द्वारा होता है। जैसे ये एनिमल सेल है, मैंने सेल वॉल नहीं बनाई इसके अंदर क्योंकि एनिमल के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। तो 2 न्यूक्लियस बन गए। ओके, अब ये 2 न्यूक्लियस ये बन गए जो अपन ने इनको बोला है, ये नंबर 1 नंबर 2। अब इसमें क्या होगा, जैसे गुब्बारे को अपन लोग दबाते हैं तो यूँ कंस्ट्रिक्शन होगा, तो ये कंस्ट्रिक्शन ये हो गया और ये हो गया। अब क्या होगा, ये सेल अलग हो जाएगी और ये सेल अलग हो जाएगी। प्रत्येक के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 46 अपन लोगों ने मान ली, समसूत्री हो गया। प्लांट सेल से मैंने पूछा सेल प्लेट कैसे बनती है, तो उसने बोला कि सर आंसर सीधा सा है, आप बता देना बच्चों को, फ्रैगमोप्लास्ट से बनती है। फ्रैगमोप्लास्ट से बनती है, बाय फ्रैगमोप्लास्ट। मैंने फ्रैगमोप्लास्ट क्या होता है, तो उसने बोला कि सर ये ER और गोल्जी बॉडी यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के छोटे छोटे से टुकड़े जो होते हैं वह केंद्र में जमा हो जाते हैं, और ये पट्टिका जो होती है अब ऐसे बनना शुरू करती है, यानी कि धीरे 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 आदि इस तरफ जाएगी, केंद्र से लेटरल वॉल की तरफ, ये भी केंद्र से लेटरल वॉल की तरफ, और धीरे 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 ये पट्टिका जो होगी वह बन जाएगी। इसी को हम लोग सेल प्लेट कहते हैं। अब ये सेल प्लेट जो बनी, ये भविष्य के अंदर क्या बनाती है, ऊतक के अंदर ये लाइन दे रखी है उन्होंने NCERT की। तो आप कहोगे कि सर प्लांट सेल के अंदर जब 2 कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में मध्य पटलिका यानी कि मिडिल लैमिला होती है, और ये मिडिल लैमिला जो होती है वह
इस सेल प्लेट से बनती है। कुछ समय बाद क्या होता है कि ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और ये हमारी पट्टिका अब अलग हो गई, ये अलग हो गई। तो ये हुई तुम्हारी एक सेल, ये बन गई, और दूसरी सेल आपकी ये बन गई। ये एक सेल, ये दूसरी सेल, ये एक सेल, ये दो सेल। इस प्रकार से एक माइटोसिस से, एक समसूत्री विभाजन से आपको दो कोशिकाएं जो है मिलती हैं, और इसी के साथ में माइटोसिस समाप्त होता है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस? समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? तो आप कहोगे कि सर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। हम जायगोट से उत्पन्न होते हैं और पैदा होने तक जितने भी विभाजन होते हैं दे ऑल आर योर माइटोटिक डिवीजन। ओके, अंडरस्टैंड? ब्रेक के बाद में बात करते हैं हम लोग मियोसिस के बारे में। थैंक यू।